कि विश्व में जो हलचल हो रही है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, एप्स्टीन फाइल दुनिया का वो गंध है जिसमें मुझे लगता है कि हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें विश्व के बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। नमस्कार, नमो नारायण। पिछले 15 दिन के प्रवास के अंदर जब मैंने कहा कि विश्व के अंदर बहुत सी घटनाएं हो गई, देश के अंदर भी बहुत कुछ हुआ, आध्यात्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, और इसी बीच में मैं देख रहा था कि कई मित्रों के मैसेजेस थे कि विश्व में जो हलचल हो रही है एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के, उस पर क्या मेरा अपना नज़रिया है। तो भाई, हर गंद में हाथ धोने की हमारी आदत नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ों में हमें जानकारी होती है, इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी चीज़ों का हमें नॉलेज भी होता है, बहुत सारी चीज़ों का हमें विजडम भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों की सेल्फ रियलाइजेशन हो सकती है। लेकिन सब चीज़ें सब लोगों के लिए नहीं होती हैं। एप्स्टीन फाइल दुनिया का वो गंध है जिसमें मुझे लगता है कि हम भारतीयों को बहुत ज़्यादा अपना दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें विश्व के बहुत बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े नाम इन्वॉल्व हैं। नो डाउट, भारत के संसद के अंदर जो संसद सदस्य हरदीप सिंह पुरी जो मंत्री हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के सरकार के, उनका नाम है, अनिल अंबानी का नाम है। पर जब नामों की लिस्ट तैयार हुई टीम के द्वारा, तो उसमें मैं आश्चर्यचकित हो गया कि दलाई लामा का भी नाम है, और स्टीफन हॉकिंस हालांकि कुर्सी पर जीवन भर रहे, और 2-3 शायद उन्होंने शादियां भी कर ली। एक बार तो अपनी पत्नी को तलाक दे करके दूसरी नर्स से शादी कर ली थी। तो ऐसे व्यक्ति का नाम भी उस फाइल में जब आता है, तो आध्यात्मिकता का इससे क्या लेना देना। फिर चलते चलते अभी बात पूरी हुई नहीं एप्स्टीन फाइल्स की, तो किसी ने कल फिर से फ़ोन करके कह दिया कि शंकराचार्य ब्रैकेट में तथाकथित अविमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर पॉस्को के अंतर्गत केस या एफआईआर किया जा रहा है, और प्रयागराज कोर्ट के अंदर 2 बच्चों ने उनके खिलाफ गवाही भी दे दी है। ये दुखदायक है। मैं हमेशा कहता हूं कि मैं किसी की आलोचना जब करता हूं तो मैं उसका आलोचक हूं। आई एम ओनली क्रिटिक। मैं क्रिटिसाइज कर सकता हूं, पर मैं विरोधी हूं, मैं अपोज कर रहा हूं, ऐसी बात नहीं है। अवमुक्तेश्वरानंद जिस वस्त्र के भीतर हैं, वो संतों का चोला है, सन्यासियों का चोला है। और अविमुक्तेश्वरानंद महाराज को पॉस्को के अंदर जब हम देखते हैं कि कोई केस से दबाने की कोशिश तथाकथित रूप से की जा रही है, और वो भी पॉस्को के अंतर्गत, तो गलत है। गलत इसीलिए है क्योंकि भारतीय समाज जो है वो बहुत सेंटिमेंटल है, भावनात्मक है। आप भारत में चोरी कर लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप भारत के अंदर डाका डाल लो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। विजय माल्या आज भी देखो मज़े मार रहा है ना। फिर वो ललित मोदी आईपीएल वाले खूब घूम रहे हैं। लेकिन जब पता चलता है कि भारत का कोई सम्माननीय व्यक्ति किसी सेक्सुअल स्कैंडल के अंदर है, वहाँ भारत का समाज बहुत सेंटिमेंटल होकर उसके विरुद्ध हो जाता है। इसका ज्वलंत उदाहरण दूँ, आशाराम बापू। आप में से कितने लोगों ने आशाराम बापू की एफआईआर जो है वो, और उसकी जो पूरी पुलिस रिपोर्ट है वो पढ़ी है? अगर आप उस रिपोर्ट को पढ़ोगे तो आपको स्वयं से न्याय करना आ जाएगा कि हकीकत में केस क्या था। जब जब कोई संत महात्मा पॉलिटिकली चैलेंज हो जाता है किसी पार्टी के लिए या किसी नेता के लिए, तो उसको दबाने का मात्र और मात्र जो सबसे सरल तरीका है, वो उसके चरित्र का हनन दिखा दो। हाँ, ये ठीक है कि अविमुक्तेश्वरानंद जिस गुरु के शिष्य हैं, वो गुरु भी कांग्रेसी था, राजनीतिक माइंडसेट के व्यक्ति थे। वो शंकराचार्य कम, कांग्रेस के प्रवक्ता ज़्यादा थे। एक शंकराचार्य होने के बावजूद उन्होंने 2-2 पीठों पर कब्जा मार के रखा, जो कि बहुत गलत था।
पर तब की ना तो सरकार ने उसको कुछ कहा, ना तो लोगों ने उसको कहा कि भैया शंकराचार्य होकर के आपको इतनी मोह माया में नहीं पड़ना चाहिए। और जब वो दो पीठें एक जबरदस्ती से दी जाती है, अभिमुक्तेश्वरानंद जिस पर आते हैं, अभी भी जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर विचाराधीन है, तो कई संतों को तकलीफ होनी स्वाभाविक है। और उन्होंने अपनी अपनी परेशानियां या अपने अपने वक्तव्य ज़रूर सोशल मीडिया पे या प्रिंट मीडिया पे दिखाए। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ के लिए जो अंट शंट बकवास कर रहे थे, वो भी कोई संत को शोभा नहीं देता। संतों को अपना काम कर लेना चाहिए, राजनीति अपना काम करेगी, व्यक्ति जो जिसकी जवाबदारी है वैसा काम कर ले। परंतु अभी तो देखो केस पूरी तरह से उसमें कुछ आया नहीं है। लेकिन मैंने फिर कहा, मैं दोहरा दूं कि मैं अभिमुक्तेश्वरानंद जी का आलोचक हो सकता हूं, लेकिन ये केस लगने के बाद, ये केस सिर्फ एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं है पॉस्को, ये केस पूरे गेरुआ संप्रदाय या गेरुआ संत समाज के विरुद्ध चेतावनी है कि अगर आप किसी सरकार, किसी नेता के विरुद्ध बोलोगे तो आपके चरित्र पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाएगा। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि दो बच्चे बंद कोर्ट के रूम में जाकर के कुछ बोल दें और उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए। मैं इसको बहुत गहराई से जानता हूं कि भारतीय न्याय व्यवस्था जो है उसमें कैसे काम होता है। हम जब हिंदू क्रांति के केस के अंदर थे तो जिन्होंने 164 सीआरपीसी के अंतर्गत अपना बयान दिए थे, वो सारे के सारे कोर्ट में आकर मुकर गए कि वो तो हमने ज़बरदस्ती से बयान दिए थे। लेकिन वो सत्य आने में हमें 8 साल का 10 साल का समय लग गया। लेकिन तब तक सामाजिक रीत से कांग्रेस सरकार ने हमें पूरी तरह से प्रताड़ित करने का जो संकल्प ले रखा था, उसमें तो वो सक्सेस हो गई। आज जो उन सालों के अंदर नुकसान हो गया, इतने परिवार उजड़ गए, इतने हिंदू क्रांति वीर जो शहीद मतलब हो गए, जिनकी आज तक पुलिस में कोई रिपोर्ट नहीं हुई, महाराष्ट्र पुलिस के अंतर्गत हो, चाहे वो महाराष्ट्र एटीएस के अंतर्गत हो, राजस्थान एटीएस के अंतर्गत हो, किसको न्याय मिला? लेकिन वो 8-10 साल पूरे के पूरे एक जिसको कहते हैं ना खराब हो गए। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के ऊपर वर्तमान का ये आरोप पॉस्को के अंतर्गत पूरे पद के ऊपर एक आरोप है। होगा क्या? इससे फायदा किसको है? इससे फायदा विधर्मियों को है। क्या क्रिश्चियन पादरी दूध के दूल्हे हैं, या क्या हर मुल्ला जो अपना मदरसा चलाता है वो दूध का दूल्हा है? नहीं, वो ऑफिशियल कई बार ऐसी रिपोर्ट आती है कि शोषण हो रहा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई नहीं है। अभिमुक्तेश्वरानंद जी के विषय में अभी तो बहुत सत्यानाबाद की बात है, लेकिन गेरुआ को जब आप टारगेट करते हो किसी भी कारण से, तो विश्व भर में पूरे गेरुआ संतों के ऊपर ये प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। पूरे दूध के अंदर 2 बूंद होती है नींबू की, लेकिन नींबू की वो 2 बूंदें पूरे दूध को फाड़ देती है। हो सकता है, हम सब मनुष्य हैं, गेरुआ में रहने वाला 1-8% जो संत कहलाने वाले तथाकथित संत वो हो सकता है खराब हों भी, लेकिन इससे पूरे संत समुदाय के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करना ये ठीक नहीं है। और ये जो विशेष पॉस्को के अंतर्गत उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, चाहे मैं मानता हूं कि चलो उनके पक्ष कोई सुने कि उनको दबाने के लिए, उनको डराने के लिए, उनको धमकाने के लिए हो रही हो, तो पॉस्को से क्यों? बहुत सी चीज़ें हैं उससे। आप राजनीति के हाथ में बहुत कुछ है। ये केस पूरा का पूरा हिंदू समुदाय के विरुद्ध, संतों के समुदाय के विरुद्ध जाएगा, और ये सरकार के विरुद्ध भी एक संशय उत्पन्न करेगा कि देखो अभिमुक्तेश्वरानंद खुलकर के बात कर रहे थे, उनको फंसाने के लिए, उनको शांत करने के लिए पॉस्को की बात की गई। जैसे सदगुरु के विषय में भी इस तरह की कंप्लेन करके कार्रवाई की गई थी, क्योंकि सदगुरु सनातन के, मैं सदगुरु जगू वासुदेव जगी जी की बात कर रहा हूँ, दक्षिण भारत के, उन्होंने मंदिरों को वापस, सनातन धर्म के मंदिरों को वापस लेने की बात कही थी, और फिर उनके विरुद्ध केस इस तरह से चला। आज वो केस कहाँ है? जैसे ही सदगुरु वासुदेव जी ने अपने टोन को स्लो कर दिया, केस शांत हो गया। तो जितने भी संत महात्मा किसी व्यवस्था के विरुद्ध या सरकार के विरुद्ध बात करते हैं, तो उनको दबाने के लिए सबसे सरलतम तरीका है कि उनके चरित्र पर प्रहार कर दो, और ये सबसे आसान भी है। आज की तारीख में अगर आप पॉस्को के नियम को पढ़ोगे तो कई मेरे तो शिष्य हैं जो पॉस्को के लिए पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, और सरकारी वकीलों होने के नाते वो मुझे अपडेट देते हैं कि क्योंकि इस केस के अंतर्गत एक कॉम्पेंसेशन मिलता है इकोनॉमिकल, इसीलिए कई झूठे केस किए जाते हैं ताकि सरकार से पैसा लेकर के
उसको राहत भी दी जाए और सामने वाले आदमी को ट्रैप भी किया जाए। इस केस में न्याय मिलने में बहुत समय लग जाता है। मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुओ मोटो लेकर के जो पॉस्को की खामियां हैं उसको सुधारे। हाँ, देश में न्याय होना चाहिए, लेकिन एक पक्ष वाला नहीं। जैसे यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला जो मुद्दा था, एक विशेष वर्ग को लाभ देने के लिए आप बाकी लोगों के साथ अन्याय नहीं कर सकते हो। तो पॉस्को के अंदर जो कुछ नियम हैं, सुरक्षा का जो गारंटी मिलना चाहिए, उसके पक्ष में है हम। लेकिन इसका जो दुरुपयोग है उसको रोकने के लिए इस देश का दुर्भाग्य है कि अपोजिशन पार्टियां भी इतनी निर्माल्य हो चुकी हैं कि वो भी खड़े होकर के इस विषय पर नहीं कहती हैं कि जहां करेक्शन की आवश्यकता है वहां करेक्शन होनी चाहिए। आप किसी भी व्यक्ति को अगर दबाना चाहते हो तो मात्र उस प्रतिष्ठित व्यक्ति के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस लगा दो, बात खत्म, दब जाएगा, क्योंकि समाज उसके विरुद्ध हो जाता है। और मैंने जैसे कहा कि भारत का हिंदू बड़ा सेंटिमेंटल है, और उसका प्रमाण अभिमुक्तेश्वरानंद जी का एपिसोड तो बाद में आएगा, लेकिन उसके पहले एप्स्टीन फाइल, तो एप्स्टीन फाइल पे भी मैं आ जाऊंगा। लेकिन इस पूरे केस के अंतर्गत शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी के जो विरुद्ध में केस किया गया है, इसको आप इस क्लिप से समझें। प्रयागराज की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट में आज एक ऐसा मामला सामने आया जिसने धर्मनगरी को सन्न कर दिया है। ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ बच्चों के साथ कुकर्म और यौन शोषण के बेहद गंभीर आरोप लगे हैं। मामला तब और गर्मा गया जब शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने 2 नाबालिग बच्चों को सीधे जज के सामने पेश कर दिया। इतना ही नहीं, कोर्ट में सबूत के तौर पर कई ऐसी सीडी जमा की गई हैं जिनमें कथित तौर पर कुकर्म के दृश्य होने का दावा किया जा रहा है। बच्चों के बयान बंद कमरे में दर्ज किए गए हैं, लेकिन इसके पीछे की असली वजह और क्या ये वाकई सच है या कोई बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश? अब हम चलते हैं एप्स्टीन फाइल, ये दोनों का आपस में सामंजस्य समझें। दुनिया में किसी भी बड़े नेता को फिर से दबाना हो, उसका गला पकड़ना हो, तो उसके कैरेक्टर पे अटैक कर दो। तो जैसे देश के अंदर मैंने बताया कि पॉस्को को मिसयूज़ करके कई केसेस किए जा रहे हैं, उसी तरह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये एप्स्टीन फाइल का भूत निकाला गया है। उसको कहते हैं ना, जिन बाहर आ गया। हरदीप सिंह पुरी तो एकमात्र नाम है भारत के, लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो आप देखोगे अनिल अंबानी का भी नाम है, एलन मस्क का नाम है, दलाई लामा का नाम है, ट्रंप का नाम है, क्लिंटन का नाम है, प्रिंस एंड्रयू का नाम है, बिल गेट्स का नाम है, स्टीफन हॉकिंस का नाम है, और न जाने कितने और नाम ऐड होते होते निकल सकते हैं। करवा कौन रहा है? तो अंकल सैम। क्यों करवा रहा है? तो कभी कभी बिजनेस डील फाइनल करने के लिए किसी की कमज़ोर नब्ज़ के ऊपर हाथ लगा दो, और वो दर्द से जब कर रहा है तो उसको बोल दो कि साइन इट, वो साइन कर लेगा और फिर उसकी नब्ज़ को छोड़ा जा सकता है। ये नेगोशिएशन का अंतर्राष्ट्रीय इंस्ट्रूमेंट इस तरह का है। आप अगर एप्स्टीन फाइल के विषय में डिटेल में कई वीडियोस देख चुके होंगे जो यूट्यूब पे हैं, पर संक्षिप्त में इस क्लिप को देख करके समझ जाओगे एप्स्टीन फाइल है क्या। तुमने हर जगह एप्स्टीन फाइल का नाम सुन लिया होगा, लेकिन शायद तुम्हें ये नहीं पता होगा कि आखिर ये है क्या। तो चलो मैं तुम्हें बहुत ही आसान भाषा में समझाता हूँ। अमेरिका में जेफरी एप्स्टीन नाम का एक फाइनेंसर था, जिसके पास एप्स्टीन आइलैंड करके खुद का प्राइवेट आइलैंड था। वहाँ बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस और पावरफुल लोगों के लिए प्राइवेट पार्टी ऑर्गेनाइज होती थी, और उन्हीं पार्टीज में उसने हिडन कैमरेज लगवाए ताकि वो हमेशा सेफ रहे। बाद में पता चलता है कि वो अंडर एज गर्ल्स के अब्यूज और ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व था। विक्टिम्स बोलते रहे, लेकिन सिस्टम ने सालों तक एक्शन नहीं लिया। एप्स्टीन फिर 2 बार पकड़ा भी गया और दोनों बार अपने पावरफुल कॉन्टेक्ट से बच भी गया। 2019 में फाइनली उसको अरेस्ट किया जाता है और 10 अगस्त 2019 को वो जेल में डेड मिलता है। और अब इस एप्स्टीन फाइल को पब्लिक कर दिया गया है और अब बड़े बड़े लोगों का नाम आ रहा है, इवन दलाई लामा। और अगर जेफरी एप्स्टीन गरीब होता तो उसको सजा तुरंत मिल गई होती, लेकिन क्योंकि उसके पास कनेक्शंस थे और पावरफुल लोगों के सीक्रेट्स भी, तो वो सालों तक खुलेआम घूमता रहा। तो एक साधारण सा व्यक्ति एप्स्टीन, जिसके नाम पर ये एप्स्टीन फाइल्स हैं, और इसमें कई नाम आए। लोग मुझे कमेंट्स में कह रहे थे कि मोदी जी का नाम आया, इस पर बताया। पर मोदी जी का नाम किस विषय में आया है वो भी तो थोड़ी बुद्धि के अंदर लगाओ कि ट्रंप को खुश करने के लिए वो इजराइल के प्रधानमंत्री से बात करते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसमें कोई उनके चरित्र के ऊपर कोई उंगली नहीं है। तो उस फाइल के अंदर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो सही हैं, गलत हैं, ये प्रमाणित कौन करेगा?
लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि भारत के लोग बड़े सेंटिमेंटल होते हैं। किसी 2 पैसे की रद्दी अखबार ने भी अगर कोई हमारे विरुद्ध समाचार छाप लिया तो वो समाचार सोशल मीडिया पर ऐसे फैलाया जाता है जैसे बहुत बड़ी बात हो गई हो, और कुछ दिनों के बाद वो समाचार गलत भी हो जाता है और एक छोटे से बॉक्स के अंदर वो अखबार अपना क्षमा याचना लिख लेता है कि गलती से ये हमने छाप दिया था, न्यूज़ बेकार थी, गलत थी, लेकिन तब तक उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा पूरी तरह से मिट जाती है। एप्स्टीन फाइल के अंदर भी अगर आप समझते हो कि दलाई लामा जैसे व्यक्ति का नाम है, तो अब मुझे इसमें क्या कहना। या तो एप्स्टीन फाइल सही है या दलाई लामा सही है, ये निर्णय तो हमें ही करना है। तो दोनों चीज़ों के अंदर, चाहे एप्स्टीन फाइल्स हो चाहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का केस हो, भारत की संस्कृति में चरित्र के ऊपर जब भी प्रश्न उठता है वो बहुत सेंसिटिव मुद्दा हो जाता है और इसमें कोई प्रोटेक्शन नहीं है विशेष। मैं मानता हूं कि इसमें ज्ञानी जितने आप देख रहे हो, इसमें आरटीआई की मदद से या सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक रिट देने से जहां जहां ज़रूरी पड़ता है आप नागरिक होने का अपना फ़र्ज़ अदा कर सकते हो, और जो अन्याय भूतकाल में हो चुका है उसे रोकने का प्रयास हमें करना चाहिए। ओछी राजनीति, गंदी राजनीति और हल्केपन से ऊपर उठना चाहिए, क्योंकि भारत एक विश्व शक्ति बन रहा है और उस विश्व शक्ति में भी अगर उस 4 पीठ जो पावन पवित्र 2000 वर्षों से साबुत बची हुई हैं शंकराचार्यों की, उस पर कम से कम ऐसा कलंक नहीं लगाना चाहिए राजनीति के चश्मे से। तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ करबद्ध होकर के कि न्याय हमेशा अपने पथ पर चले, लेकिन उस न्याय के आड़ में अन्याय न हो। इस निवेदन के साथ आज इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।